Assalamu alaikum everyone. In today's class, we will be doing the question of sole trader. हम लोगों ने लास्ट क्लास में इनकम स्टेटमेंट की थी, विच वाज ऑफ जून 16 22 क्वेश्चन नंबर 5. आज की क्लास में वी विल बी डूइंग इनकम स्टेटमेंट ऑफ जून 17 21 क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ सोल ट्रेडर, देयर इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, एंड दैट मेथड इंक्लूड्स always solving with additional information first. In this question, we have 8 points of additional information, and usually the first point is always about closing inventory. This is your closing inventory. So either जो है, there is not anything to solve. However, we do have point number 2, और हम लोग उधर से start कर रहे हैं our question. The question is, because a sole trader, the following balances were extracted from her books on 28 Feb 2017. हमारे पास कुछ balances हैं, and then we have the additional information. Point number 2 is saying that staff salaries include 8,000 paid to bill. So basically, these staff salaries of 59,700, it included a payment which has been paid to BIC. So basically, these are your drawings. ठीक है, जब भी ऑनर है, BIC is the owner. ठीक है, तो अगर वो कोई चीज डाइवेस्ट करता है बिजनेस से, if she is taking anything from the business, then that will be considered drawing. तो इसकी अगर एंट्री हम देखें तो होनी ये चाहिए डेबिट ड्राइंग्स, बिकॉज आपकी ड्राइंग ज्यादा हो रही है, एंड क्रेडिट विल बी योर स्टाफ सैलरीज. नाउ स्टाफ सैलरीज आर बीइंग क्रेडिटेड बिकॉज हमने इसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया व्हेन इट इज नॉट एन एक्सपेंस, एंड दिस एंट्री विल बी पास्ड बाय 8,000 8,000. अब ड्राइंग्स डेबिट हो रही है विच मीन्स के इंक्रीज आ रहा है, तो वी विल एड 8,000 इन द 9,500, and from staff salaries we just have to deduct this 8,000. And this was your point number 2. Point number 3 is rent receivable 3,000 was point. Okay. Now हमारे पास आ गए accrued rent, right? Accrued expense जो आपका होता है, इसका मतलब है कि it is a liability of business. This is an expense which has to be paid. हमारे पास जो बैलेंस है rent, oh, okay. Sorry. This is rent receivable, which is basically income. तो income accrued है, rent receivable ऐड हो जाएगी. रेंट रिसीवेबल की जो हमारे पास अमाउंट है इट इज 15,000. ठीक है, एज पर ट्रायल अगर हम लोग देखें, हमारे पास एक्रूड इनकम जो बनेगी वो इसके अंदर ऑब्वियसली ऐड हो जाएगी, बिकॉज ये अभी हमने रिसीव करनी है. वी हैव प्रोवाइडेड द गुड्स और सर्विसेज, और पैसे अभी हमें नहीं है, और जो है इन दोनों को बस सिंपली हमने ऐड कर देना. तो बेटा ये आपकी अमाउंट है इनकम स्टेटमेंट की, आपका जो इनकम स्टेटमेंट में जो इनकम आएगी. ठीक है, और ये जो 3,000 है, बिकॉज अभी हम लोगों को ये रिसीव होनी है, इट इज रिसीवेबल, तो ये हमारा करंट एसेट बन जाएगा इन आर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. ये एडजस्टमेंट आप लोगों ने साथ साथ करनी है कि इनकम स्टेटमेंट की कौन सी है, बैलेंस शीट की कौन सी है, ताकि आप लोगों के लिए ईज क्रिएट हो, और जब आप लोग इसको स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने लगो तो कोई भी जो वैल्यू है वो मिस ना हो. मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है जनरल एक्सपेंसेस 5,000 वर ऑइन. अब हमारे पास एक्सपेंसेस एक्लूड आए. ठीक है, इसका मतलब है कि बिजनेस ने एक्लूड एक्सपेंसेस आर व्हेन बिजनेस जो है उसने कोई सर्विस वगैरह यूज कर ली है एंड इट हैज टू पे द अमाउंट. ठीक है, तो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है जनरल एक्सपेंसेस, और इसकी जो अमाउंट है इट इज राइट ओवर हियर विच इज 14,600, और एक्रूड expense will be added again, which is 5,000, and then हम इधर इसके बीच में इसको प्लस कर देते हैं, which is 19,600. Now this is your income statement की value, your expense, and this right over here is your current liability because आपने pay करना. It is an accrued expense, current liability in your statement of financial position. जनरल से इजी से पॉइंट्स हैं. अब वो कह रहे हैं नो इंटरेस्ट हैड बीन पेड ऑन द बैंक अकाउंट. अच्छा बच्चों, इधर आप लोगों ने काफी गौर से बात समझनी है. सोल ट्रेडर के क्वेश्चंस में मोस्टली एग्जामिनर आपको टेस्ट करता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, बैंक लोन जब हम लोग लेते हैं तो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट विच हैव टू बी पेड ओवर इट अंटिल बिजनेस जो है उसकी रीपेमेंट कर देता है. ठीक है,
बैंक इंटरेस्ट निकालना इज क्वाइट इजी, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन एक चीज आप लोगों ने देखनी है, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट आप लोगों ने हमेशा करनी है। इन सम क्वेश्चंस जैसे कि आपका जो 2016 का क्वेश्चन था उसके अंदर उन्होंने हमें बैंक इंटरेस्ट पेड भी दिया हुआ था और फॉर द ईयर भी दिया हुआ था, तो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि बैंक इंटरेस्ट जितना भी था वो हम लोगों ने पे ही नहीं किया। तो अगर पे नहीं किया हुआ तो दिस इज अगेन योर एक्रूड एक्सपेंस। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंस था, बैंक का जो इंटरेस्ट रेट इज फाइनेंस कॉस्ट इज एन एक्सपेंस। और अगर ये पे नहीं हुआ हुआ तो इट विल बिकम योर एक्रूड एक्सपेंस एंड विल बी कंसिडर्ड योर करंट लाइबिलिटी। तो हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, हम लोगों ने बैंक इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट आपके पास इजीली निकल आएगा। देखिए, ये आपके पास बैंक की वैल्यू 60,000 आपका लोन है एंड 8% उसके ऊपर इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आप करोगे क्या, 60,000 इंटू 8%। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो इट इज 4,800, जो कि आपकी इनकम स्टेटमेंट की भी वैल्यू है एज एन एक्सपेंस, प्लस ये आपकी करंट लाइबिलिटीज में भी जाएगी बिकॉज ये पूरी की पूरी जो 4,800 की अमाउंट है इट हैज नॉट बीन पेड येट। तो ये आपके पास एक्रूवल प्रीपेमेंट्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैं साइड पे वर्किंग कर रही हूँ, आप लोगों ने एग्जामिनेशन में आई वुड सजेस्ट कि ये जो वैल्यूज हैं इसके साथ साथ ही एडजस्टमेंट करते जाएं। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने 8,000 की है, रेंट रिसीवेबल है, तो ये आपके पास इनकम है, इसमें 3,000 ऐड करके, बिकॉज वर्किंग आप लोगों ने अपनी आंसर शीट पे जब शो करवानी है तो आपके लिए ईज क्रिएट हो जाएगी। जनरल एक्सपेंसेस है हमारे पास, ये आए हुए हैं 14,600, इसके अंदर भी 5,000 ऐड कर दिया। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट की तो चलने कोई वैल्यू ही नहीं है, इधर इंटरेस्ट सेपरेटली लिख के उसकी वैल्यू मेंशन कर दी। इस तरह से इंश्योर हो जाएगा कि आप लोग कोई भी चीज मिस नहीं कर रहे। अब कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर न्यू शॉप फिक्सचर्स विच आर योर नॉन करेंट एसेट costing 8,000 were purchased. Payment was made by check. No entries had been made in the books. Okay, this is quite simple. वो कह रहे हैं कि द बिजनेस बॉट एन एसेट, तो हम लोग जब एसेट बाय करेंगे तो उसकी ऑब्वियसली एंट्री होगी फिक्सचर्स, because your asset is increasing, debit हो जाएंगे, and credit because they are saying the payment has been made from the bank from through check, तो credit आपका बैंक हो जाएगा because asset is decreasing। तो यहाँ पे आ जाएगा 8,000 और इधर आ जाएगा 8,000। नाउ यहाँ पे हो रहा है बेटा एरर ऑफ कमीशन, नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द बुक्स, कि मतलब बिजनेस ने रिकॉर्ड ही नहीं किया इसको। तो हम सिंपली क्या करेंगे, फिक्सचर्स की जो अमाउंट है यहाँ पे हमारे पास शॉप फिक्सचर्स एट कॉस्ट आ रहे हैं, इसके अंदर 8,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, और बैंक की अमाउंट में से हम, ये डेबिट अमाउंट है, इसमें से 8,000 माइनस कर देंगे बिकॉज हमारे फिक्सचर्स जो है वो ज्यादा हो रहे हैं और हम लोग बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी बैंक की अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो रही है। 8,000 खराब हो गया, अब ठीक है। तो मैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग फिक्सचर्स की अपडेटेड अमाउंट इधर लिख देती हूँ, जो कि हमारे पास बनेगी 24,000 प्लस 8,000, और मेरे पास बैंक की जो अपडेटेड अमाउंट बनेगी दैट विल बी 20,500 माइनस दी 8,000। ओके, नाउ फॉर द नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो कि सिंपल है और जो कि टेस्ट होती है, बहुत ज्यादा टेस्ट होती है, विच इज योर डिप्रिसिएशन। ओके, डिप्रिसिएशन इज ऑलवेज क्वाइट इजी, क्योंकि जिस तरह से डिप्रिसिएशन के चैप्टर में अगर कोई प्रॉपर डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर एग्जामिनर आपको ज्यादा डेप्थ में टेस्ट करता है, इधर आपके सिंपल फॉर्मूलाज वगैरह ही रखते हैं। Depreciation is to be charged on all non-current assets owned at the end of each year. The first point is the buildings are held on lease 20 years. An appropriate amount is charged for depreciation of the leasehold. So buildings के लिए we have to use the formula cost divided by useful life. Okay. So the cost of the building here. आपके पास नॉन करेंट एसेट्स हैं, यू विल बी प्रोवाइडेड विद टू अमाउंट्स, कॉस्ट एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो बेटा कॉस्ट आपके पास ये वाली है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आपने यूज नहीं करनी। द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इट इज 90,000, और नीचे उन्होंने हमें बताया हुआ 20 ईयर्स की लीज है डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए 90,000 डिवाइडेड बाई 20 विच गिव्स यू 4,500। और ये फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये हमारे पास 2016 तक की डेप्रिसिएशन है, ये लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन है, इस साल की डेप्रिसिएशन हम इसमें ऐड कर देते हैं प्लस 4,500, क्योंकि ये हमें SOFP में फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में काम आएगी। ओके,
Next, we have show fixtures, which is 15% straight line method. Show fixtures. Straight line method is cost into rate. Quite simple. Now for the first, but you will not use 24,000 this one because we have purchased new fixtures costing 8,000. तो हम इधर 32,000 जो है अपना use करेंगे. 32,000 into the rate which is 15%. ठीक है? Again quite easy. 32,000 into 0.15 which will give you 4,800. ठीक है? And lastly, your equipment, which is reducing balance method. Computer equipment. Now for reducing balance method, your formula is cost minus accumulated depreciation into rate. जो आपके straight line method होता है उस पर depreciation is always charged on your cost, जबकि on reducing balance method depreciation is charged on the net book value. Therefore net book value निकालने के लिए we basically do cost minus accumulated depreciation. Now for the cost for the equipment, it is 60,000. 60,000 minus the accumulated depreciation, which is your provision for depreciation, 42,000 minus 42,000 and into rate, which is 30%. Okay. इसको solve कर लेते हैं. 60,000 minus 42,000 into 30%, which is 5,400. तो ये हमारे पास depreciation की अमाउंट आ गई. 4,500 फिर से बता रही हूँ आप लोगों ने पेपर्स में साथ साथ एडजस्टमेंट करनी है. 4,800 प्लस 5,400. ठीक है. ओके. And now for the last point, which is bad debts and provision for doubtful debts. Trade receivable 2,500 were considered irrecoverable, यानी कि आपके bad debts हैं तो हम इधर भी सिंपली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेते हैं 8 पे. We have पॉइंट नंबर 8. तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो चीज है बैड डेट्स एक्सपेंस आ गया हमारा. ठीक है. विच इज 2,500. एंड नाउ फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. ओके. प्रोविजन ऑफ 5% हैव टू बी मेंटेन्ड. तो इसके लिए हम लोग एक टी अकाउंट बना लेते हैं. क्वाइट इजी. ये आपका बन जाएगा टी अकाउंट. ओके. बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है इसकी नेचर क्रेडिट होती है. तो बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी ऑन योर क्रेडिट साइड. बैलेंस ब्रॉट डाउन उन्होंने आपको प्रोवाइड किया होता है और यहाँ पे 1,100. ठीक है. 1,100 लिख देंगे. तो बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला इज नेट डेटर्स इनटू रेट. तो नेट डेटर्स में बेसिकली योर ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस योर बैड डेट्स. ठीक है. इनटू दी रेट. हमारे पास जो रिसीवेबल्स हैं दे आर ओवर हियर 34,500. ओके. माइनस द बैड डेट्स 2,500 into rate which is 5%. 5%. 5%. ओके. यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं. 34,500 minus 2,500 0.05 1,600. तो अगर आप लोग देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन था 1,800 and now you carry down is 1,600 which means के आपकी प्रोविजन के अंदर इंक्रीज आया. द बैलेंसिंग अमाउंट विल बी ऑन योर क्रेडिट साइड which is 500. 1,100 minus 1,600 500. और ये है आपकी प्रॉफिट लॉस यानी कि एक्सपेंस की अमाउंट. याद रखिएगा कि इन योर टी अकाउंट if your carry down is greater than your drawdown, it means that the provision has increased and therefore the increase in provision, it will become your expense. However, on the other hand, अगर आपकी carry down जो है it has decreased and your drawdown is greater, in that case
आपके जो प्रोविजन है इट हैज डिक्रीज एंड इट विल बिकम योर इनकम। एंड नाउ आर वर्किंग्स आर कंप्लीट। वर्किंग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग मूव कर जाते हैं इनकम स्टेटमेंट पे। अब इसको बनाना विल बी वेरी वेरी इजी और आप लोगों को इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अ, बच्चे जो हैं वो अक्सर उनका ये भी कंसर्न होता है कि वर्किंग्स करते हुए हमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे टाइम अगर आप लोग एक दफा इन्वेस्ट कर लेते हो आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने में रिलेटिवली कम टाइम लगेगा और इस तरह से आपके एरर्स के चांसेस कम हो जाएंगे। हमेशा अकाउंटिंग का जो भी क्वेश्चन हो जाए उसमें कभी भी जो है वो डायरेक्टली सॉल्व करने पे नहीं चले जाना चाहिए। ऑलवेज कंसिडर दी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसको पहले सॉल्व करें और फिर जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हमारे पास प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, एंड दिस इनकम स्टेटमेंट इज ऑफ 23 मार्क्स। अब आप लोगों का जो पैटर्न है इट हैज बीन चेंज आफ्टर 2019। तो पहले सॉल्व ट्रेडर के 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। अब डेफिनेटली इट इज नॉट द केस। अब एग्जामिनर अगर टेस्ट भी करता है यू हैव 20 मार्क्स का क्वेश्चन। सो 10 मार्क्स फॉर इनकम स्टेटमेंट, 10 फॉर बैलेंस शीट, इफ उसने अगर आपको जो है सॉल्व ट्रेडर का कोई प्रॉपर क्वेश्चन दिया था तो इतने ज्यादा मार्क्स पे नहीं आता क्वेश्चन। So we will start with the revenue, which is over 10,000. Okay. Yes. Revenue for 10,000. Return inwards, which are basically your sale returns. So we are going to less the return inwards. ठीक है. Uh, Sorry everyone, there was an interruption. Okay, getting back to the question. Return inwards. So क्या आपकी sale returns है? इनको हमने माइनस करना। रेवेन्यू डन, रिटर्न इनवेट्स 15,600, ठीक है, माइनस हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज देख लीजिएगा, बिकॉज इसमें इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा होती है, वैल्यूज काफी ज्यादा होती है, तो इट इज क्वाइट इजी कि आप लोगों से एक आधी वैल्यू जो है वो मिस हो जाए। तो फर्स्ट थिंग कि जब आप लोगों ने इस तरह का कोई क्वेश्चन करना है कि मेरे पास कभी स्ट्रेट लाइन नहीं हो लेकिन लाइन स्ट्रो कर लिया करें ताकि वैल्यूज में कोई खराबी ना हो, नंबर वन। एंड नंबर टू, जोन जोन सी वैल्यूज जो है उनको आप कंसिडर कर देते हो, ठीक है। ओके एवरीवन, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले बच्चों, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, वैल्यूज काफी ज्यादा होती हैं। तो इंश्योर कि आप लोग कोई गलत वैल्यू नहीं लिखते, लाइन ड्रॉ कर लें अपने पेपर के ऊपर, जो कि यहाँ पे मेरे से खराब हो गई है। कि मतलब आपसे जो है वो वैल्यूज वगैरह मिस ना हो, ठीक है। तो एक नंबर वन, लाइन ड्रॉ कर लिया करें और जो जो सी वैल्यूज लिखते जाते हैं उनके ऊपर साइड पे एक टिक लगा दिया करें ताकि आपको पता हो जाए कि आप लोगों ने कौन कौन सी वैल्यूज पे लिखी है। लेट्स स्टार्ट विद रेवेन्यू विच इज फॉर 10,000। देन यू हैव रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है, सेल्स रिटर्न है जिनको हम माइनस कर देंगे, रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है, विच आर 15,600, ठीक है। इधर आपके पास आपका नेट रेवेन्यू निकल आएगा which is 394,400. Now for the cost of sales, we will start with the opening inventory. Inventory at the start of the year, जो कि आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होती है। At first March 16, this is your opening inventory which is 24,050, 24,050. Then the purchases, ठीक है, और purchases आपको इधर की बात 216,800, ठीक है, 216,800। अगर कोई परचेज रिटर्न क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो हैव टू डिडक्ट है, तो यहाँ पे रिटर्न इनवर्स, दीज आर योर परचेज रिटर्न, तो इसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं रिटर्न आउटपुट्स, ठीक है। रिटर्न आउटपुट आपके पास है 9,550। इसके अलावा कैरेज इनवर्स इधर आती है जो कि इंश्योरेंस रिसीवेबल कैरेज उन्होंने आपको प्रोवाइड नहीं की, सो वी विल जस्ट एड द क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 20,700 माइनस हो गई, और फिर हम इधर इसका नेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू बन रही है 216। इधर हमारे पास आ गया ग्रोस प्रॉफिट
सेल्स में से यू हैव टू डिडक्ट योर कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अदर इनकम्स में अगर हम लोग आते हैं तो हमारे पास रेंट रिसीवेबल है, ठीक है, दिस इज योर इनकम। और इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई इनकम नहीं है। तो विल एट द हेडिंग ऑफ अदर इनकम्स रेंट रिसीवेबल। ओके। अब मैंने वर्किंग सेपरेटली की है। आप लोगों के लिए वर्किंग सेपरेटली करना जरूरी नहीं है। रेंट रिसीवेबल की छोटी सी वर्किंग थी, ठीक है, तो आप लोग उसको बस 15,000, मेरे पास अभी स्पेस कम है, प्लस 3,000 करके अभी शो करवा सकते हैं। ये शो करवाना इसलिए जरूरी है बिकॉज लेट्स से कि इस वर्किंग की जो है एग्जामिनर ने आपको 2 नंबर दिए हैं, ठीक है। तो 2 नंबर गेन करने के लिए 1 नंबर वो आपको वर्किंग पे देगा और 1 नंबर आपकी फुल अमाउंट पे देगा। इधर लिख लो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई इनकम, ओके, एसेट्स पे नजर नहीं आ रही, लेकिन यस वी डू हैव डिस्पोजल अकाउंट ओवर हियर, ठीक है। लेकिन डिस्पोजल अकाउंट बिकॉज वो डेबिट दिखा रहा है, इट इज बेसिकली योर लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट साइड पे, तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो हम इधर बस एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। एक्सपेंसेस में लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एडमिन। एडमिन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस पे हमें कोई उसमें एडजस्टमेंट नहीं दी गई थी, तो हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे, विच इज 71,000, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस, जिसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, इंश्योरेंस को हम एज इट इज लिख देंगे, विच इज 6,800, ठीक है। फिर हमारे पास है रिसीवेबल, को हमने कर लिया इलेक्ट्रिसिटी, इसके भी हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं प्रोवाइडेड थी, 10,200, ठीक है। स्टाफ सैलरी इसमें हमें दी नहीं थी सैलरी, और बिकॉज हमने वर्किंग इधर ऑलरेडी की दिया, हम हमें सिर्फ अब आगे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, 59,700 -8,000, ठीक है। और सैलरी में, सैलरी हमारे पास फिर बन जाएगी 59, 59,700 -8,000, ओके। इसके बाद हमारे पास एडवर्टाइजिंग है, जिसकी भी कोई कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज, विच इज 27,500, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव जनरल एक्सपेंसेस, इसकी हमारे पास एडजस्टमेंट है, विच इज पॉइंट नंबर 4। जनरल एक्सपेंसेस भी आप लोग को ब्रैकेट में शो करोगे, 14,600, यहाँ पर लिख सकते हैं, माइनस प्लस 5,000 डिपॉजिट ऐड हो जाएंगे, इसके लिए हम आंसर लिख देते हैं 19,600, ठीक है। उसके बाद डिस्पोजल को पहले देख लेते हैं, डिस्पोजल अकाउंट एज 6,000। बैड डेट्स थे हमारे पास, उनको भी पहले लिख देते हैं, विच वॉज 2,500, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हम लोगों ने इधर कैलकुलेट किया हुआ था, ये, तो इसको ऐसे 48, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं डिप्रिसिएशन पर। डिप्रिसिएशन में सबसे पहले हमारे पास आती है बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी बिल्डिंग, और ये मैं इधर से वैल्यूज प्लस कर लूंगी। अच्छा, इस पे आप लोगों ने अब अपनी वर्किंग शो करनी है, बिकॉज ये थोड़ी सी लंबी वर्किंग है, तो हम इधर लिख सकते हैं वर्किंग वन, और इधर इसको लेबल कर सकते हैं वर्किंग वन, इक्वल टू हमारे पास है 4,500, ठीक है, इज इक्वल टू 4,800, इज इक्वल टू 54, ठीक है। और अब मैं डायमेंशन कर देती हूँ, ये थी मेरी शॉप फिक्सचर्स, ये है मेरा कंप्यूटर इक्विपमेंट, ठीक है। और ये हमारे पास डिप्रिसिएशन भी हो गई, ठीक है, इंटरेस्ट भी हो गया, बस एक लास्ट चीज रह गई है, विच इज इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये आप लोगों ने फुल फॉर्म लिखनी है, वर्किंग टू इसको कंसिडर करते हैं, और इधर मैं लिख देती हूँ वर्किंग टू। वर्किंग टू की बात में आप लोगों का वर्किंग का मेंशन करना इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। 500 है, इंक्रीज आ रहा है, इधर हम लिख देते हैं 500 का इंक्रीज,
And that's it for the expenses. अब हम इनको कर देते हैं add. Expenses add हो गए, which is 215,300. अब जब प्रॉफिट हम लोगों ने निकालना है तो इन आर ग्रोस प्रॉफिट वी हैव टू ऐड आर अदर इनकम्स एंड डिडक्ट आर एक्सपेंसेस। और ये अगर आप लोग देखो तो वैल्यू के वैल्यू हमें ब्रैकेट नजर आ रही है विच इज बेसिकली लॉस फोर्टी। ठीक है, बिकॉज आपके जो एक्सपेंसेस हैं इट हैज एक्सीडेड योर रेवेन्यू। एंड बता, ये आप लोग का होता है इनकम स्टेटमेंट। ये आपकी लेवल नहीं आ रही है बिकॉज ये चीज खत्म हो गई है। और and this is it for the income statement. Other incomes. Okay, this is done. 13,500